गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, प्रीवियस एपिसोड में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स कराए और आज मैं फिर से न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स, जो कि जेई एडवांस में पूछे गए हैं, केवीपीवाई में या फिर ओलंपियाड्स में पूछे गए हैं। उस तरह के न्यूमेरिकल्स मैं आज कराने जा रहा हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स से आप एंजॉय करोगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिशन्स में आज भी रिपीट होते रहते हैं। थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो जाता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, थोड़ा डायग्राम चेंज हो जाता है, मगर न्यूमेरिकल्स वही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप सीरियसली देखना, इसको सीरियसली वॉच करना, फोकस्ड होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर। मैं आपको स्लोली स्लोली समझाने की कोशिश करूँगा और आप इंजॉय करोगे। A DC voltage with appreciable ripple expressed as V equals V1 plus V2 cos ओमेगा t। बच्चों, कन्वेंशनली इस इक्वेशन में V1 कांस्टेंट होगा, V2 कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, टाइम t इंस्टेंटेनियस टाइम वेरिएबल होगा और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी वेरिएबल होगा। वैसे क्वेश्चन में ये लिख कर देना चाहिए, नहीं लिखा है तो हम लोग अपने प्री नॉलेज से एक्सप्लेन कर लेंगे, समझ लेंगे कि ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो आपके क्वेश्चन में कहता है कि ये डीसी वोल्टेज विथ एप्रेसिबल रिपल। जब मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझाऊंगा कि जो डीसी वोल्टेज होता है उससे डीसी करंट जनरेट होती है। डीसी करंट का मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड पीरियोडिक फंक्शन पे ऑसिलेट हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं डीसी वोल्टेज विथ रिपल, क्योंकि उसके ग्राफ में रिपल्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव ही रहता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो ये वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऐसा माना गया है। करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज को डीसी वोल्टेज बोलोगे। और पीरियोडिक फंक्शन कॉस फंक्शन है तो इसका मैग्नीट्यूड घटेगा बढ़ेगा, ग्राफ में रिपल्स नज़र आएंगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि विथ एप्रिसिएबल रिपल expressed as V equals V1 plus V2 cos omega t is applied to an ohmic resistor R. The amount of average heat generated per second. Amount of average heat generated per second का मतलब एवरेज पावर डिसिपेटेड आपसे पूछा है। एवरेज पावर डिसिपेटेड आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन दिया है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। प्यारे बच्चों, इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैं अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में पढ़ाता हूँ। इस चैप्टर में थोड़ा सा हिंट देकर समझा दूंगा, इसको आप किसी तरह से समझ लो, लेकिन उसका डिटेल मैथमेटिकल एनालिसिस मैं अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में करूंगा। सो देखिए, इसका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। गिवन वोल्टेज V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स V1 प्लस V2 cos ओमेगा t, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई बाई t। बच्चों, यहाँ कैपिटल टी को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। ये फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताया जाता है। Here t is the time period of oscillation of the voltage function Vt. Amount of average heat generated per second is defined as। इस फार्मूले का डेरिवेशन मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में दूंगा कि एवरेज पावर डिसिपेटेड is defined as big amount of heat produced per unit time taken। तो बच्चों, वहाँ पे मैं ये सिखाऊंगा कि ये ट्रेडिशन है कि जब भी आप एवरेज पावर डिराइव करते हो तो ट्रेडिशनली उसको 1 टाइम पीरियड में डिराइव करते हो। 0 से कैपिटल टी 1 टाइम पीरियड होगा, तो 1 टाइम पीरियड में जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी सर्किट में उसको बिग अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा एच लिखते हैं।
तो इसका फार्मूला इंटीग्रल पी डी टी जीरो टू टी बनता है। पी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। डेल्टा टी टाइम टेकन को इंटीग्रल डी टी लिमिट जीरो टू टी लिखते हैं। ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन टी माइनस जीरो होगा, तो जो टाइम टेकन उससे डिवाइड कर दो और उतने टाइम में जितनी हीट पैदा हो रही है उसको न्यूमरेटर में लिख दो। तो बच्चों मैंने जूल्स लॉ जब पढ़ाया था तो पावर डिसिपेटेड के कुल 3 फार्मूले थे ओमिक सर्किट के लिए। तो ओमिक सर्किट के लिए पावर पी का एक फार्मूला था वी स्क्वायर बाई आर। आपके क्वेश्चन में दिया है कि केवल रजिस्टर लगा है, तो 3 में से एक फार्मूला था इंस्टेंटेनियस पावर वी स्क्वायर बाई आर इंटू डी टी लिमिट जीरो टू टी। इसका इंटीग्रल स्मॉल टी देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बिकम्स टी माइनस जीरो। प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कुछ नहीं लिखा है तो कांस्टेंट मानोगे, उसको आउटसाइड ले लो, टी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये मिलेगा 1/TR इंटीग्रल वी स्क्वायर डी टी लिमिट जीरो टू टी। अब ये जो v फंक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ से कॉपी करो, ब्रैकेट में ला के रखो, फिर स्क्वायर करो, फिर इंटू डी टी करो, फिर लिमिट लगा कर सॉल्व करो। इससे आपको एवरेज पावर पर साइकिल आपको मिलेगा। यह ट्रेडिशन है, एवरेज पावर पर साइकिल निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट में v पुट करने के बाद उसमें प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ये हो गया ए स्क्वायर दैट इज वी वन स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर दैट इज वी टू कॉस ओमेगा टी स्क्वायर, ये हो गया 2ab दैट इज 2v1 v2 कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी लिमिट जीरो टू टी। बच्चों मैंने इंटीग्रल में पढ़ाया था कि प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये जो इंटीग्रल है तीनों टर्म पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, लिमिट सेम टू सेम रहेगी। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने v1 को कांस्टेंट माना है, तो v1 स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर जाएगा, निकाल लिया, फिर लिखा इंटीग्रल डी टी। प्यारे बच्चों v2 स्क्वायर कांस्टेंट है, भी बाहर जाएगा, निकाल लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर ओमेगा डी डी टी को रिपीट किया, 2v1 v2 कांस्टेंट है, निकाल लिया, कॉस ओमेगा डी डी टी लिख डाला जीरो टू टी। इज इट? फिर बच्चों डी टी का इंटीग्रल टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस जीरो, ये हो गया v2 स्क्वायर बाई 2। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी लिखा जा सकता है, ये आपको फार्मूला में बता चुका हूँ, इंटू डी टी लिमिट जीरो टू 2v1 v2 एज इट इज कॉस ओमेगा टी डी टी एज इट इज सेम लिमिट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको मिलता है v1 स्क्वायर इंटू टी लिख डालो, v2 स्क्वायर इंटू 1/2 लिख डालो, 1 इंटू डी टी का इंटीग्रल स्मॉल टी होगा, लिख डालो, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रल होगा प्लस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 2 ओमेगा कांस्टेंट है तो इंटरनल कांस्टेंट से डिवाइड होता है, लिमिट लगा दो, कॉस ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रल होगा साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट लगा दो। बच्चों स्मॉल टी की जगह पे पहले अपर लिमिट रखोगे, दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी, अपर लिमिट देखो रख दिया, फिर माइनस लगा के यहाँ लोअर लिमिट जीरो रखोगे, यहाँ भी जीरो रखोगे, तो साइन जीरो जीरो और ये जीरो दोनों मिल के जीरो, तो माइनस के बाद लोअर लिमिट जीरो। कांस्टेंट को रिपीट करो, स्मॉल टी को पहले अपर लिमिट कैपिटल टी लिखो, लिख डाला, फिर माइनस लगाओ, फिर स्मॉल टी की जगह पे जीरो लिखो, साइन जीरो जीरो यहाँ जीरो लिखो, एज इट। रिपीट करो, यार बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया, कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई अपान ओमेगा होता है। टाइम पीरियड कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई अपान ओमेगा, जब इसको 2 पाई अपान ओमेगा पुट करोगे, ओमेगा कट के यहाँ साइन 4 पाई आएगा, लिख डालो, और यहाँ 2 पाई बाई ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा कट के खाली 2 पाई आएगा, लिख डालो। नेक्स्ट स्टेप रिपीट करो, रिपीट करो,
साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। इज इट? खाली टी बचेगा, यहाँ पे टी लिख डालो, प्लस फिर आपको मैंने बताया बच्चों कि साइन 2 पाई की वैल्यू भी ग्राफ पढ़ाया हूँ आपको, वहाँ सिखाया हूँ कि साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो 2v1v2 इंटू 0, ये भी 0 हो गया, लिख डालो इसको। देन न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से टी ले लो कॉमन, यहाँ से टी ले लो कॉमन, ये तो 0 हो चुका है, दोनों जगह से टी कॉमन लिया, बाहर निकाला, लिख दिया, तो आता है टी अपॉन टी आर। यहाँ बचेगा v1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा v2 स्क्वायर/2, लिख डाला। 2 को v1 स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया, एलसीएम 2 हो गया, टी को टी से कट कर डाला। तो बच्चों एवरेज डिसिपेटेड पावर डिराइव होके आता है 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2r। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आंसर मैच करा लो। करेक्ट ऑप्शन इज बी। डन। ऐसे कुछ डेरिवेशनल क्वेश्चन होते हैं जिसको सॉल्व करके ही पता किया जाता है, इस फार्मूले को लर्न करके काम नहीं बनता, क्योंकि वो लोग इस फंक्शन में कहीं ना कहीं कुछ चेंज कर देंगे तो ये आंसर चेंज हो जाता है। इसलिए डेरिवेशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देन वन मोर क्वेश्चन, the steady state current in a 2 ohm resistor when the internal resistance of the battery is negligible and the capacitance of the condenser is 0.1 माइक्रोफैराड is। बच्चों इस डायग्राम में एक सिंगल बैटरी है, 6 वोल्ट ईएमएफ है, सीरीज में 2.8 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, मिडल रो में एक कैपेसिटर है अनचार्ज, सीरीज में 4 ओम रजिस्टर लगा है, टॉप रो में 2 ओम 3 ओम रजिस्टर्स हैं जो कि आपस में पैरेलल में लगे हैं। पूछा है आपसे स्टेडी स्टेट करंट इन अ 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम से गुजरने वाली करंट जो स्टेडी स्टेट में होगी वो निकालना है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है 0.1 माइक्रोफैराड है, इससे गुजरने वाली करंट निकालनी है, 4 ऑप्शन दिया है। तो देखो मैं क्वेश्चन कैसे करता हूँ। बच्चों इस डायग्राम को बहुत सीरियसली वॉच करो, मैं क्या दिखाया हूँ, स्टेडी स्टेट में डायग्राम बनाया हूँ। थ्योरी पढ़ा चुका हूँ बच्चों के स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर सी जब फुल चार्ज हो जाता है तो उसके लेफ्ट साइड में अप टू द लेफ्ट जंक्शन, राइट साइड में अप टू द राइट जंक्शन करंट 0 हो जाती है स्टेडी स्टेट। किसी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा होता है, दूसरी प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज जमा होता है। मान लो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि प्लस इस पे होगा कि प्लस इस पे होगा, कोई एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन लेकर पोलैरिटी आप दिखा दो और किसी एक प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यों लिख डालो। प्यारे बच्चों, एजम्पशन के मुताबिक आपने इसको मैग्नीट्यूड माना है, मैग्नीट्यूड माना है तो इसको हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन सॉल्व करने पर अगर क्यों नेगेटिव आया तो पोलैरिटी का एजम्पशन गलत माना जाता है, फिर आंसर लिखते वक्त इसको रिवर्स कर दिया जाता है। आई मीन प्लस को माइनस लिख देते हैं और माइनस को प्लस, लेकिन सॉल्व करने पर अगर क्यू पॉजिटिव आया तो मेरा एजम्पशन ट्रू माना जाता है और पोलैरिटी चेंज नहीं करी जाती है, सही मान ली जाती है। तो मैं इस स्टेडी स्टेट में इसमें पूरी मिडिल रो में करंट 0 दिखा दिया हूँ और कैपेसिटर पे मैग्नीट्यूड क्यू दिखा दिया हूँ। लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव मान लिया हूँ, राइट को नेगेटिव मान लिया हूँ। तो बच्चों बैटरी से निकलने वाली करंट स्टेडी स्टेट में कैसे फ्लो करेगी, ये ऐसे अपवर्ड जाएगी,
राइटवर्ड टर्न हो जाएगी, फिर इन दोनों रजिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। माना कि 2 ओम से I1 जा रही है तो 3 ओम से I माइनस I1 जाएगी। इस जंक्शन पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ कर लिया। फिर ये दोनों करंट यहाँ पहुँचेंगी, कंबाइन होकर फिर से I बन जाएंगी। टोटल करंट I ऐसे डाउनवर्ड आएगी क्योंकि इसमें 0 हो चुकी है, डाउनवर्ड आके यहाँ से लेफ्ट टर्न हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इस डायग्राम में मेरे पास 2 अननोन्स हैं, एक Q है, दूसरा I है, तीसरा I1 है। आई मीन 3 अननोन्स। तभी क्वेश्चन में कैसे बनाता हूँ वो देखो। Current circulation in a steady state is properly shown in the above figure. Now by applying Kirchhoff's second law in the loop ABCDEA, we have ABCDEA में Kirchhoff second law अप्लाई कर रहा हूँ। A B C D E एंड ए से चलोगे तो ए का पोटेंशियल पहले लिख डालो, फिर -2I1, लुक -2I1, नथिंग नथिंग नथिंग, फिर यहाँ होगा -2.8I, फिर होगा +6, नथिंग इक्वल टू VA। सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ है, VA -2I1 -2.8I +6 इक्वल्स VA। VA को कैंसिल आउट करा दो, देन we have -2I1 -2.8I +6 equals 0, equation number 1. Is it? Since 2 ohm and 3 ohm are in parallel combination, hence their potential drop will be equal. प्यारे बच्चों, ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा। यहाँ पे आएगा 2 इंटू I1, यहाँ पे होगा 3 इंटू I माइनस I1, दोनों इक्वल होगा। हाँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है, और इन दोनों ही इक्वेशन में 2 ही अननोन है। आई मीन I1 एंड I। सो 2 इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व हो सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लेना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। इन दोनों को सॉल्व करने से वी गेट I1 इक्वल्स 0.9 एम्पियर। मुझसे I1 ही पूछा है तो वो मैंने I1 ही सॉल्व किया है, 0.9 एम्पियर। 2 ओम से पास करने वाली करंट पूछा था तो उसका आंसर खाली I1 होगा, तो सॉल्व करने पर I1 आता है 0.9 एम्पियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन सी, 0.9। In the circuit figure, when key K1 is closed and K2 is open, ammeter reads I0, but when K1 is open and K2 is closed, ammeter reads eta I0. Assuming ammeter as RDL, बच्चों आइडियल अमीटर का मतलब उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस 0 माना जाएगा। द वैल्यू ऑफ ईटा इज स्मॉल आर गिवन एज 50 ओम, सो वी हैव 4 ऑप्शन फॉर ईटा। इस डायग्राम में K1 K2 दिखाया हुआ है, स्विच की सीरीज में यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ भी 100 ओम का रेजिस्टेंस, सीरीज में एक आइडियल अमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0, फिर यहाँ भी 100 ओम का एक रेजिस्टेंस, और एक बैटरी जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर।
क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, व्हेन K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन, अमीटर रीड्स I नॉट। K1 क्लोज करते हो और K2 को ओपन रखते हो तो 100 ओम आपके सर्किट में कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन यूजलेस हो जाएगा। इसको क्लोज करते हो तो ये पार्ट आपके सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इफेक्टिव सर्किटल डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। In the next figure A, K1 is closed and K2 is open. Ammeter is I naught. Effective circuit looks like so. बच्चों इफेक्टिव सर्किट इस तरह से नजर आएगी। आप देख सकते हो कि ये जो अपर लाइन है सिर्फ कॉपर वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं। इस तरह की सिचुएशन को शॉर्ट सर्किटेड बोलते हैं। मैंने ये पूरा पोर्शन शॉर्ट सर्किटेड है। सिंगल बैटरी है तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई नॉट निकलेगी, यहाँ तक पहुँचेगी। फिर करंट को सी तक आने के लिए दो रास्ते मिलेंगे, एक 100 ओम का रास्ता और एक जीरो रेजिस्टेंस का रास्ता। थोड़ी देर पहले मैंने शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट सिखाया। करंट को मूव करने के लिए एक से अधिक रास्ते मिलते हैं और किसी रास्ते में रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो पूरी की पूरी करंट उसी रास्ते से गुजरती है। आमीन जो आई नॉट करंट नीचे से आ रही थी वो सीधे सीधे शॉर्ट सर्किट से पास करेगी, सी तक आएगी, फिर राइटवर्ड टर्न हो जाएगी और इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं होगी क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट। राइटवर्ड टर्न होकर आई नॉट अमीटर से फ्लो करेगी, अमीटर का रीडिंग आई नॉट के बराबर होगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर डाउनवर्ड आई नॉट, फिर लेफ्टवर्ड आई नॉट, इस तरह से आई नॉट सर्कुलेट होगी। हाउएवर आई नॉट को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस लूप में किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करता हूँ, क्लॉकवाइज मूव करता हूँ और पॉइंट ए से मूव करता हूँ। देखिए अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द लूप, ए बी सी डी ई एफ है, बी ए माइनस 100 आई नॉट माइनस आर आई नॉट प्लस सी इक्वल्स बी ए। इसको डायग्राम से समझाता हूँ, देखिए आप। वी ए नथिंग नथिंग माइनस 100 इंटू आई नॉट, नो ड्रॉप, जीरो रेजिस्टेंस, नथिंग माइनस आई नॉट इंटू आर, इंटरनल रेजिस्टेंस को बगल में सीरीज में जुड़ा हुआ मानते हैं तो इसमें ड्रॉप होगा माइनस आई नॉट इंटू आर प्लस सी, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, प्लस सी नथिंग नथिंग देन इक्वल टू वी ए। ऐसे बच्चों इक्वेशन बना है, देखो। फिर बी ए को कैंसिल आउट करा दिया, स्मॉल आर 50 दिया है, पुट किया, आई नॉट कॉमन ले लिया, ट्रांसफर किया, दोनों पॉजिटिव हो गए, लेफ्ट साइड में ईएमएफ बचेगा। देन ई इक्वल्स 150 आई नॉट, इक्वेशन 1। ये हो गया इक्वेशन 1। इन द अबव फिगर बी, when K1 is open and K2 is closed, the meter reads eta I naught, क्वेश्चन में दिया है, and the effective circuit looks as shown above. Now applying the Kirchhoff second law in the loop A B C D E A. बच्चों जब आप K1 को ओपन कर दोगे और K2 को क्लोज, K1 को क्लोज करोगे, सॉरी K1 को ओपन करोगे तो अपर लाइन आपके सर्किट में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसको एलिमिनेट कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका K2 लगा था उसको क्लोज कर दोगे
तो ये पोर्शन सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फाइनली आपका सर्किट ऐसा कुछ दिखेगा और ये पोर्शन K1 ओपन होने की वजह से यहाँ से एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उससे होकर कोई करंट पास नहीं करेगी, लेकिन अब इसमें से करंट जाएगी। तो बच्चों अब करंट चेंज हो चुकी है क्योंकि अब मीटर का रीडिंग ईटा आई नॉट हो गया। आई मीन बी टू सी ईटा आई नॉट जानी चाहिए, इन बी टू सी 100 ओम लगा है, पैरेलल में यहाँ पे भी 100 ओम ही लगा है, सिमेट्री मानी जाएगी। जितनी करंट बी टू सी जाएगी सेम टू सेम करंट अपर लाइन से भी जाएगी। फिर यहाँ पे दोनों कंबाइन होकर 2 ईटा आई नॉट हो जाएंगी, डाउनवर्ड आएगी 2 ईटा आई नॉट। फिर 2 ईटा आई नॉट ऐसे बैटरी से सर्कुलेट होगी, फिर पॉइंट ए से राइटवर्ड जाएगी 2 ईटा आई नॉट, 2 ईटा आई नॉट जंक्शन बी पे डाइवर्ट होगी, ईटा आई नॉट स्ट्रेट and eta I naught through upper line because both resistors are equally डिवाइड हो जाएगी और अमीटर का रीडिंग माना जाएगा eta I naught। अब बच्चों डायग्राम जो फिगर बी बना है इसमें आप फिर से किरचॉफ सेकेंड लॉ लगा दो। कौन सा लूप मैं लेने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। ए बी सी डी ई ए, लुक ए बी सी डी ई ए, तो क्या बनेगा वी ए माइनस 2 ईटा आई नॉट इंटू 100 माइनस ईटा आई नॉट इंटू 100 माइनस ईटा आई नॉट इंटू 0 आइडियल अमीटर नथिंग माइनस 2 ईटा आई नॉट इंटू स्मॉल आर प्लस EMF नथिंग इक्वल टू वी ए। बच्चों डिटो इक्वेशन यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, देख लो। फिर वी ए को ट्रांसफर करो, कैंसिल होगा, EMF को यहीं रखो और ये 3 टर्म्स को राइटवर्ड ले जाओ। ये आई नॉट को कॉमन ले लो, ईटा को कॉमन ले लो, यहाँ मिलेगा प्लस 200, यहाँ मिलेगा ओनली 100, आर की वैल्यू 50 रख दो, यहाँ मिलेगा 2 इंटू 50, ये टोटल सम आएगा 400 ईटा आई नॉट। सो 400 ईटा EMF इक्वल्स 400 ईटा आई नॉट से इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एक बार फिर से ले, इक्वेशन 1 में डिराइव करे हो E इक्वल्स 150 आई नॉट, यहाँ करो E इक्वल्स 400 ईटा आई नॉट, कंपेयर करोगे राइट हैंड साइड इक्वल होगा, आई नॉट कैंसिल होगा, ईटा की वैल्यू आती है 15/40, 5 से कट करोगे तो आएगा 3/8। नाउ ईटा कम्स आउट 3/8, करेक्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन मैच करा लो, ईटा की वैल्यू आएगी 3/8। बच्चों ए बी सी गलत है, तो 3/8 का मतलब नन ऑफ दीज होगा। सो ऑप्शन डी इज ट्रू ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो प्यारे बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट एपिसोड में अभी न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू रहेंगे। अभी भी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं कराने के लिए और इनको सीखना ज़रूरी है। हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, उससे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में न्यूमेरिकल अभी कंटिन्यू रहेगा और इस एपिसोड को मैं आज यहीं कंप्लीट करता हूँ। और प्यारे बच्चों कमिंग एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए
thank you very much and wish you good night. See you again.